कल्पना कीजिए कि कोई नदी में डूब रहा है, फेफड़ों में पानी भर रहा है और मौत बिल्कुल सामने खड़ी है। बहुत ही डरावनी स्थिति है। हाँ, और तभी कोई जान बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अ, डूबने वाले का दिमाग अचानक कहता है कि नहीं, अपना हाथ देने से बेहतर है मर जाना। अरे ये तो किसी अजीबोगरीब फिल्म का दृश्य लगता है। बिल्कुल, सुनने में तो ऐसे ही लगता है ना। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा के जो स्रोत हैं, वो एक ऐसी कहानी और उसके पीछे के गहरे मनोविज्ञान पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और ये बहुत ही रोचक है। जहाँ मतलब इंसान का लालच, उसकी जान बचाने की जो आदिम प्रवृत्ति होती है ना, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, उसको भी पूरी तरह से हैक कर लेता है। ये मनोविज्ञान के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर गहन चर्चा कर रहे हैं वो द माइजर हु प्रेफर्ड टेकिंग टू गिविंग, मतलब वो कंजूस जिसे देने से ज्यादा लेना पसंद था, नामक एक प्रसिद्ध लोक कथा का अंश है। चलिए फिर इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक छोटी सी घटना इंसान के स्वभाव की सबसे गहरी और छिपी हुई कमजोरियों को सरेआम बेनकाब कर सकती है। तो ये पूरी घटना शुरू कहाँ से होती है? तो कहानी की शुरुआत होती है काशी के पास के एक गांव से। वहाँ एक विद्वान रहते थे। अब सामान्य तौर पर जब हम विद्वान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद त्याग, ज्ञान और मोह माया से परे किसी व्यक्ति की छवि। बिल्कुल। और उन्होंने जीवन भर शास्त्रों का बहुत गहराई से अध्ययन भी किया था। यानी ऐसे व्यक्ति जिनसे लोग जीवन का सार सीखने आते होंगे। हाँ, लेकिन उनका जो वास्तविक जीवन दर्शन था ना, वो शास्त्रों से एकदम अलग था। अच्छा। उनका असली मंत्र था आए सो अपना और जाए सो सपना। मतलब जब भी गांव में कोई भोज होता या दान दक्षिणा मिलने का अवसर आता तो वे सबसे आगे खड़े नजर आते। मतलब सिर्फ लेने में विश्वास रखते थे। हाँ, दोनों हाथों से सब कुछ समेट लेना उनका स्वभाव बन चुका था। अगर उन्हें खुद कुछ देना पड़े तो? बस यहीं पर कहानी का असली विरोधाभास था। अगर उनकी जेब से एक ढेला ढेला मतलब आधा पैसा वो भी निकालने की नौबत आ जाए तो उनकी हालत ऐसी हो जाती थी जैसे शरीर से प्राण खींचे जा रहे हों। बाप रे, इतना ज्यादा लालच! हाँ, उनका हाथ मानो पत्थर का हो जाता था। या मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। एक व्यक्ति जिसने सालों तक उन किताबों और शास्त्रों को पढ़ा है, जो इंसान को त्याग और संतुलन का पाठ पढ़ाते हैं, उसका व्यवहार इतना लालची कैसे हो सकता है? यह एक बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब क्या ज्ञान का इंसान की फितरत पर कोई असर नहीं पड़ता? अगर हम इसे मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो यहाँ न्यूरोप्लास्टिसिटी और हैबिचुअल कंडीशनिंग यानी आदतों के निर्माण का सिद्धांत काम कर रहा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ज्ञान अक्सर हमारे दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में रहता है, जो तर्क और सोच विचार का केंद्र है। हाँ। लेकिन जब हम किसी काम को सालों तक बार बार करते हैं, जैसे इस मामले में सिर्फ लेना और संचय करना, हाँ, तो दिमाग में उसके लिए गहरे न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। मतलब वो आदत एक तरह का हाईवे बन जाती है दिमाग के अंदर। एकदम सही। बिल्कुल एक हाईवे की तरह। और वो हाईवे इतना चौड़ा और मजबूत हो जाता है कि जो किताबी ज्ञान है वो सिर्फ एक कमजोर पगडंडी बन के रह जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। हाँ, तो विद्वान का वो ज्ञान उनके अस्तित्व का हिस्सा नहीं बनाता था। वो सिर्फ एक मुखौटा था जिसे उन्होंने बस दुनिया को दिखाने के लिए पहना हुआ था। उनका असली जो डिफॉल्ट मोड था, वो लालच ही था, है ना? बिल्कुल। जिसे उन्होंने सालों की प्रैक्टिस से अपने अवचेतन मन में पूरी तरह स्थापित कर लिया था। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने तैराकी पर पूरी किताब पढ़ ली हो लेकिन कभी पानी में उतरा ही ना हो। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है। जब असल में नदी में छलांग लगाने की बारी आएगी तो शरीर किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि अपनी पुरानी मसल मेमोरी या आदत से ही काम करेगा। और मुझे लगता है कि हमारी स्रोत सामग्री में यही आदत उन्हें एक बहुत बड़े संकट में डालने वाली है। जी हाँ, और वो संकट आता है सावन के महीने में। यहाँ से कहानी बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। सावन यानी बारिश का मौसम। बिल्कुल, भारी बारिश का समय है। गंगा नदी पूरी तरह उफान पर है और पानी का बहाव बहुत
डरावना रूप ले चुका है। हमारे ये जो विद्वान महोदय हैं वो एक जजमान के यहाँ से बहुत सारा दान दक्षिणा समेटकर नाव के जरिए वापस लौट रहे हैं। नाव में बैठे बैठे तो वे उस दान को देखकर बेहद खुश हो रहे होंगे ना। उनका जो लेने वाला स्वभाव है वो उस समय अपने चरम पर होगा। खुशी तो थी, लेकिन तभी प्रकृति ने अपना खेल दिखा दिया। नाव अभी किनारे से कुछ दूर ही थी कि अचानक एक भयानक लहर आती है। नाव बुरी तरह डगमगाती है और विद्वान महोदय सीधे उफनती गंगा नदी में जा गिरते हैं। अरे! और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उन्हें तैरना बिल्कुल नहीं आता था। बाप रे! उफनती नदी और तैरना नहीं आता, मतलब सीधे मौत से सामना। वही हुआ। वे पानी में हाथ पांव मारने लगे, डूबने उतराने लगे। अब इस स्थिति में किनारे पर खड़े लोग ये सब देख रहे थे। तो उन्होंने बचाने की कोशिश की होगी। हाँ, उन्होंने घबराकर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, महाराज हाथ दीजिए, अपना हाथ हमें दीजिए, हम खींच लेंगे। नहीं तो बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लोग मदद कर रहे हैं। मदद तो कर रहे थे, लेकिन डूबते हुए विद्वान की प्रतिक्रिया ने सबको सन्न कर दिया। क्या किया उन्होंने? साक्षात मौत सामने खड़ी है उनके। फेफड़ों में पानी जा रहा है, लेकिन जैसे ही उनके कानों में किनारे से आ रही आवाज का वो एक शब्द पड़ता है, दीजिए। हाँ। उनका बढ़ा हुआ हाथ अपने आप पीछे की तरफ खिंच जाता है। रुकिए, मुझे यहाँ इस बात का कड़ा विरोध करना है। मतलब ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही है। मैं समझ सकती हूँ। देखिए, इंसान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी प्रवृत्ति अपनी जान बचाना है। जीव विज्ञान हमें बताता है कि करोड़ों सालों के विकासवाद ने हमारे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कूट कर भरा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये कैसे संभव है कि कोई इंसान डूब रहा हो, मरने वाला हो और महज दीजिए शब्द सुनकर अपना हाथ पीछे खींच ले? मतलब क्या लालच सचमुच हमारे उस बायोलॉजिकल सिस्टम को दरकिनार कर सकता है जो हमें जिंदा रखता है? आपका ये विरोध बहुत जायज है और पहली नज़र में ये जीव विज्ञान के नियमों के खिलाफ ही लगता है। लेकिन यहीं पर हमें समझना होगा कि जब कोई आदत एक रिफ्लेक्स यानी प्रतिवर्त क्रिया बन जाती है तो दिमाग कैसे काम करता है। अच्छा, तो दिमाग के अंदर क्या हो रहा था उस समय? हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है एमिगडाला, जिसे हम खतरे का अलार्म सिस्टम कह सकते हैं, जो फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। राइट, सही कहा आपने। सामान्य स्थिति में जब जान पर बनती है तो अमिगडाला शरीर को बचाने का कमांड देता है, लेकिन इस विद्वान के मामले में सालों की कंडीशनिंग ने उनके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को पूरी तरह उलझा दिया था। उलझा दिया था? मतलब कैसे? उनके लिए देना शब्द कोई सामान्य व्याकरण का शब्द नहीं था। अवचेतन मन में देना उनके अस्तित्व के लिए एक भयंकर खतरे के रूप में दर्ज हो चुका था। ओहो। तो जब किनारे खड़े लोगों ने चिल्लाया हाथ दीजिए तो उनके एमिगडाला ने तुरंत एक हाई अलर्ट जारी कर दिया। मतलब उनके दिमाग ने डूबने से ज्यादा बड़ा खतरा कुछ भी देने को मान लिया। यही सबसे हैरान करने वाली बात है। उनके एमिगडाला ने तर्क वाले हिस्से यानी उसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह बाईपास कर दिया। बाप रे। सोचने समझने की प्रक्रिया हुई ही नहीं। दिमाग के लालची हिस्से ने देने के विचार को इतना खतरनाक माना कि उसने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को ही लकवाग्रस्त कर दिया। ये सुनकर मुझे एक कंप्यूटर ग्लिच की याद आ रही है। वो कैसे? मान लीजिए सिस्टम को कमांड मिल रही है जान बचाओ, और वो हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन बीच में लालच नाम का एक ऐसा खतरनाक वायरस बैठा है जो देना कमांड आते ही पूरे सिस्टम को क्रैश कर देता है। हाँ, बिल्कुल। किनारे खड़े लोग चीख रहे हैं हाथ तो दीजिए, लेकिन सिस्टम एरर दिखा रहा है। मर जाना मंजूर है पर देना मंजूर नहीं। ये कंप्यूटर वायरस वाली एनालॉजी स्थिति को एकदम सटीक रूप से दर्शाती है। उनका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम उस समय सचमुच क्रैश हो चुका था। और जब कोई सिस्टम इस तरह क्रैश होता है तो बाहर से जोर डालकर उसे ठीक नहीं किया जा सकता। उसके लिए उसी कोडिंग भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसे वो सिस्टम समझता हो। तो ऐसे क्रैश हुए सिस्टम को उस उफनती नदी में रीबूट कैसे किया गया? क्योंकि स्रोत के अनुसार वे बचे तो थे। हाँ, वे बचे थे। इस जानलेवा उलझन के बीच कहानी में एक नए चरित्र की एंट्री होती है। यह नाव पर मौजूद एक युवा लड़का था। अच्छा। वो किनारे से हो रहे तमाशे को देख रहा था और सबसे बड़ी बात, वो इस विद्वान की
रग रग से वाकिफ था। वो जानता था कि इस इंसान का असली ट्रिगर क्या है। यानी वो समझ गया था कि पानी इन्हें नहीं मार रहा है, बल्कि किनारे खड़े लोगों की शब्दावली इन्हें मार रही है। बिल्कुल सटीक बात। लड़के ने देखा कि अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है। वो तुरंत नाव के किनारे गया और उसने मदद की पूरी रणनीति ही बदल दी। उसने क्या किया? उसने चिल्लाकर कहा, महाराज मेरा हाथ लीजिए, झट से मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अरे वाह! और यहाँ वो असली जादू होता है ना? जैसे ही लीजिए शब्द उन विद्वान के कानों से टकराता है, उनकी डूबती और हार मान चुकी देह में जैसे अचानक हजारों वोल्ट की बिजली दौड़ जाती है। हाँ, एकदम से। वे बिना एक सेकंड भी गवाए उस लड़के का हाथ ऐसे थाम लेते हैं जैसे कोई गिरते हुए कांच के कीमती गिलास को लपकता है। यहाँ गिरते हुए कांच के गिलास को लपकना ये दर्शाता है कि उनकी प्रतिक्रिया कितनी सहज, तेज और बिना सोचे समझे हुई थी। इसे मनोविज्ञान और संचार की भाषा में फ्रेमिंग इफेक्ट कहा जाता है। अगर मैं इसकी तुलना आज के कॉर्पोरेट जगत से करूं तो वो लड़का एक मास्टर नेगोशिएटर या बहुत ही चतुर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जैसा लगता है। बिल्कुल सही। वो अपनी टारगेट ऑडियंस की साइकोलॉजी को पूरी तरह समझता था। किनारे खड़े लोग भी वही प्रोडक्ट बेच रहे थे, यानी जान बचाना, लेकिन उनकी मार्केटिंग पिच एकदम गलत थी। हाँ, वे कह रहे थे हमें दीजिए, और फिर ये लड़का आता है, उसी प्रोडक्ट की नई पैकेजिंग करता है और कहता है मुझसे लीजिए। ये इस बात का जबरदस्त उदाहरण है कि अक्सर बात ये नहीं होती कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि बात ये होती है कि आप उसे कैसे कह रहे हैं। फ्रेमिंग इफेक्ट ठीक इसी तरह काम करता है। जानकारी वही होती है, लेकिन उसे प्रस्तुत करने का ढांचा बदल जाता है। ढांचा ही सब कुछ बदल देता है। दृष्टिकोण या वर्ल्ड व्यू से सीधे टकरा रही थी। उनकी शब्दावली विद्वान की सबसे बड़ी कमजोरी और उनके एमिगडाला के खतरे वाले अलार्म को चुनौती दे रही थी। जबकि लड़के ने उस अलार्म को बजने ही नहीं दिया। हाँ, लड़के ने स्थिति को विद्वान के लालची नजरिए से फ्रेम किया। उसे पता था कि इस व्यक्ति का दिमाग हमेशा लेने के लिए सक्रिय रहता है। हाँ। इसलिए उसने समाधान को एक ऑफर या भेंट के रूप में पेश किया। जैसे ही न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ने लीजिए शब्द सुना, उसने तुरंत हरी झंडी दिखा दी। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को लालच के रास्ते से बाहर निकलने का एक सुरक्षित बाईपास रास्ता मिल गया है ना? बिल्कुल बाईपास रास्ता मिल गया। यहाँ पे जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि हम अक्सर अपनी भाषा और अपने तर्क दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। हम सोचते हैं कि जो बात हमें सही लग रही है वो सामने वाले को भी उसी रूप में समझ आनी चाहिए। लेकिन अगर हमें किसी से अपनी बात मनवानी है या किसी को किसी गहरे संकट से निकालना है, तो हमें उनकी आदतों के फ्रेम में उतरना ही पड़ेगा। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। किनारे खड़े लोग सिर्फ तर्क का इस्तेमाल कर रहे थे कि हाथ दोगे तो बच जाओगे। हाँ, जो कि लॉजिकल था। लेकिन संकट के समय जब इंसान घबराहट में होता है तो वो तर्क से नहीं बल्कि अपनी सबसे गहरी कंडीशनिंग और आदतों से संचालित होता है। लड़के के पास मानवीय मनोविज्ञान की जो गहरी समझ थी वो उन तर्क देने वालों के पास नहीं थी। तो इस पूरी घटना से जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो सुकून देने वाली भी है और थोड़ी खौफनाक भी है। खौफनाक कैसे? सुकून इसलिए क्योंकि लड़की की सूझबूझ से विद्वान पानी से बाहर आ गए, उनकी जान बच गई। लेकिन जो बात चुभती है वो ये है कि मौत के इतने करीब जाने के बाद भी क्या इंसान बदलता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। श्रोत सामग्री का अंत भी एक बहुत ही गहरे व्यंग के साथ होता है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस तरह उनकी फितरत भी रह गई और जान भी बच गई। ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देने वाला निष्कर्ष है। सालों का किताबी ज्ञान, शास्त्रों का अध्ययन, सब धरा का धरा रह गया। हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक कि मौत के मुंह में जाने का वो भयानक अनुभव, फेफड़ों में पानी भरने का वो दर्द और खौफ, वो सब मिलकर भी इंसान के मूल स्वभाव को खरोच तक नहीं लगा पाए। वे बस एक सही शब्द के इस्तेमाल से बचकर बाहर आ गए, लेकिन अंदर से वही के वही रहे। अक्सर ये माना जाता है कि कोई बड़ा सदमा या नियर डेथ एक्सपीरियंस लोगों की सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है।
फिल्मों में तो ऐसा ही दिखाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कैसे फितरत और गहराई में बैठी आदतें किसी भी बाहरी अनुभव से ज़्यादा ताकतवर हो सकती हैं। इंसान संकट से तो बाहर आ जाता है, लेकिन अपनी आदतों की उस अदृश्य कैद से कभी आज़ाद नहीं हो पाता। अगर इस पूरी चर्चा को हम रोज़मर्रा के जीवन से जोड़कर देखें, तो ये श्रोताओं के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल। जब भी किसी से संवाद किया जाता है, चाहे वो घर का कोई सदस्य हो, ऑफिस का कोई सहकर्मी या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे विचारों में जमीन आसमान का फर्क हो, तो केवल अपने तर्क देना काफी नहीं होता। हाँ, तर्क हमेशा काम नहीं करते। संवाद का असली मतलब सामने वाले के दिमाग के ताले की बनावट को समझना है। शब्दों का सही चुनाव वाकई किसी भी हारी हुई बाजी को पलट सकता है, बशर्ते ये पता हो कि उस विशिष्ट ताले की चाबी क्या है। बिना मानसिकता समझे चिल्लाना वैसा ही है जैसे नदी किनारे खड़े होकर गलत शब्द का इस्तेमाल करना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर चर्चा को विराम देते हुए एक ऐसा सवाल सामने आता है जो इस स्रोत सामग्री की गहराई से उपजता है। वो क्या है? शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे लालच ने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को भी पीछे छोड़ दिया। तो विचार करने वाली बात यह है कि अगर साक्षात मौत का खौफ भी किसी इंसान की मूल फितरत को नहीं बदल सका, तो क्या इस दुनिया में कोई भी अनुभव इंसान के असली चरित्र को सचमुच बदल सकता है? ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। या फिर इंसान सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार अपनी पुरानी और जिद्दी आदतों को नए ढांचों में छिपाना सीख लेता है? क्या फितरत की गुलामी इतनी गहरी होती है कि मौत भी इंसान को उससे आज़ाद नहीं कर सकती? ये एक ऐसा विचार है जो मानव स्वभाव की सबसे गहरी परतों को छूता है और लंबे समय तक मन में गूंजता रहता है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। अगली बार किसी और दिलचस्प विषय के साथ फिर लौटेंगे और उसके हर पहलू को इसी तरह गहराई से समझेंगे। तब तक संवाद करते समय शब्दों के चुनाव पर जरूर गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि कौन जाने